हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 22 अप्रैल के प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, जिसमें इंडिया की रैंक एक बार फिर बहुत कम आई है, 142 रही है। और ये जो इंडेक्स है इसमें दुनिया के 180 देशों को नापा जाता है और जो ये बॉडी इसको पब्लिश करती है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये 2002 से ये रिपोर्ट या इंडेक्स पब्लिश हो रहा है। ख़ास बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पे भी एक बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, तो इसलिए ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें लगातार इंडिया की रैंक कम होती चली है। 2016 के बाद से ही इंडिया की रैंकिंग लगातार गिरी है और साउथ एशिया में केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश ही इंडिया से पीछे, श्रीलंका, नेपाल भी इंडिया से आगे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये इंडेक्स कौन पब्लिश कर रहा है और इंडिया की रैंक कितनी है। और इस इंडेक्स की खास बात यह है कि ये नहीं बताता कि भाई कितनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट या कैसा अच्छा जर्नलिज्म भारत में हो रहा है, बल्कि ये दिखाता है कि कितनी सेफ्टी है उनके पास, क्या मीडिया, क्या आपके पास फ्रेमवर्क है, कितनी सेंसरशिप है इन चीज़ों के बारे में, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ऐसी बातें। तो लगातार आप देखें तो इंडिया की रैंक जो 133 हुई थी 2016 में, उसके बाद लगातार गिरती ही जा रही है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात कर रहा है डीआरडीओ के सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के बारे में। पहली बात कि भाई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन होता क्या है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन मतलब होता है वो ऑक्सीजन जो आपको मेडिकली प्रोवाइड किया जाए। किसी पेशेंट को अगर आर्टिफिशियली मेडिकल हेल्प के लिए कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है तो उसे कहते हैं हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि कोविड के टाइम में कई पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमारे हॉस्पिटल्स के पास ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है। तो इन केसेस के लिए इंडिया ने डीआरडीओ की एक टेक्नोलॉजी है उसका सिविल यूज़ करने की कोशिश करी है। मतलब नॉर्मली डीआरडीओ ने एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम सेटअप किया था जो कि हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे लद्दाख या पहाड़ी इलाकों में, सियाचिन के रीजन में जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं उन्हें अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा हाइट पे, तो वहाँ उनके लिए ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम यूज़ किया जा सकता था। तो इसी को अब सिविल यूज़ करने की बात हो रही है। तो करेगा क्या, इसे कहते हैं SpO2 सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। इसमें होगा कोई भी पेशेंट है उसके उंगलियों पे एक ऑक्सीमीटर लगा होगा जो ऑक्सीजन का लेवल बताता रहेगा। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा तो ये मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली उसको उस बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएगी ताकि उनका लेवल बराबर रहे और वो हाइपॉक्सिया में ना चले जाए। हाइपॉक्सिया वो सिचुएशन होती है जब आपकी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आपके टिश्यूज़ को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है काम करने के लिए, ताकि उनके पास जो एनर्जी रहे वो नहीं मिलती उनको पर्याप्त मात्रा में, तो उनकी डेथ होने लगती है, टिश्यूज़ खराब होने लगते हैं। तो उसे रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट बात, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, पूरी तरह से देश में बिल्ड है। उनकी लेबोरेटरी जो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी है, इसने इसको डेवलप किया है और ये सप्लीमेंटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। हाइपॉक्सिया से बचाएगा, सस्ता है और हाई एल्टीट्यूड पे भी काम करता है। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर हम देख रहे हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सिविलियन या नॉर्मल जगहों पर किया जा सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर सेटअप होंगे जो बता पाएंगे कितनी फंक्शनैलिटी है, कब कब काम हो और किस तरह से आगे और रिक्वायरमेंट सिस्टम या कंडीशन को होने वाली है जिस बॉडी में ये लगाया गया है। तो ये हो गई बात इनके सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की। अगला पॉइंट है वो है बोआओ फोरम के बारे में। ये असल में एक फोरम है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तर्ज पे बनाया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या होता है, दुनिया के बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स मिलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है पॉलिसी लेवल पे। तो वैसा ही एक एशिया में बनाया गया है ये फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस का। हाल में इसकी ओपनिंग सेरेमनी चाइना के हेनान प्रोविंस में हुई। तो ये कॉपी एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एशिया के लिए उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है हालांकि ये। तो इसकी शुरुआत की गई थी ऑस्ट्रेलिया और 25 एशियाई देशों ने इसको शुरू किया था। अभी इसमें 28 देश इसकी मेंबरशिप ले चुके हैं प्लस ऑस्ट्रेलिया। 2001 में शुरू किया गया था ये। तो किस चीज़ के लिए, तो जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक और एकेडमिक व्यू पॉइंट्स होंगे, डिस्कशन होंगे, देखा जाएगा कैसे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को विषय में बढ़ाया जाए और कैसे कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट कर पाए। लेकिन ये उतनी सक्सेसफुल अभी तक रही नहीं है। तो इसका जो नया जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कहाँ हुई है, हेनान प्रोविंस में। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के बारे में। रिस्पॉन्ड प्रोग्राम असल में इसरो ने हाल में अनाउंस किया कि आईआईटी दिल्ली के जो 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ही मदद करेगी। तो इसरो कई ऐसे जो लोकल लेवल पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। तो इसके तहत उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ था रिस्पॉन्ड, जो 1970 से काम कर रहा है। यानी रिस्पॉन्ड असल में एक रिसर्च स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये कहीं भी कोई रिसर्च अगर होता है तो उसमें मदद करता है उनको, चाहे टेक्नोलॉजिकल हेल्प हो या फिर फाइनेंशियल एड देने में काम करता है ये। तो इससे होता क्या है कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास जैसे इंस्टीट्यूशन जो
बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह खुद से करते हैं, तो वहाँ अगर वो स्पेस रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके एनकरेजमेंट के लिए यहाँ से मदद दी जाती है। तो इसरो का एक बहुत इन्फ्लुएंशियल प्रोग्राम है ये, ताकि इंडिया में जो ऑक्सिलरी सेक्टर है, जो अलग अलग इसरो के अलावा जो बाहरी एकेडमिक एरियाज़ हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट रिसर्च की हो पाए स्पेस रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी में हेल्प दी जाएगी स्पेस साइंस या स्पेस रिलेटेड। इसके अलावा रिस्पॉन्ड का जो प्रोग्राम है, इसके तहत जिनको स्पॉन्सर्स किया जा रहा है, उनके अलावा ये भी कोशिश की गई है कि वो बाकी जो इंडिया के नेशनल मिशन है, जैसे इम्प्रिंट या फिर उच्चतर आविष्कार योजना, इन सब में भागीदारी हो। तो ये जो अलग अलग प्रोग्राम है, जैसे उच्चतर आविष्कार योजना की बात करूं मैं अगर, तो इसमें क्या की गई, ये असल में HRD मिनिस्ट्री, यानी अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई दोबारा, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था कि भाई जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कुछ करने से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई है या AI आ गया है, या इस तरह अगर कोई ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड है इंडस्ट्री की जिस पर रिसर्च नहीं हो रहा है, तो उस पर रिसर्च किया जाए। तो वहाँ पर खोज करने के लिए, वहाँ आविष्कार करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी हाई एंड लेवल पे। तो ये HRD की स्कीम थी। इसी तरह एक इम्प्रिंट प्रोग्राम है, इम्प्रिंट प्रोग्राम भी 2015 में HRD ने ही शुरू किया था, जो कि भाई बात करता था कि इंडिया के जितने IITs हैं या IISc हैं, वो सब साथ मिलके मेन जो बड़ी बड़ी इंडिया की कोई साइंस एंड इंजीनियरिंग को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कोई रिसर्च करना हो, कोई डेवलपमेंट करना हो, ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो पाए। जैसे सेमीकंडक्टर्स की बात कर लें, इन सभी चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था ये प्रोग्राम। तो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम ये जो स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोशिश करेंगे कि इम्प्रिंट और उच्चतर आविष्कार योजना जैसी चीज़ों पर भी काम किया जाए। तो ये बेसिकली बात है, क्या रिस्पॉन्ड प्रोग्राम है, इसरो की स्कीम क्या है, और क्या क्या इम्प्रिंट और उच्चतर आविष्कार योजना का कार्य था, राइट। तो ये हो गई इन सब की बातें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैड के बारे में। चैड असल में एक अफ्रीका का देश है, जिनके प्रेसिडेंट हाल ही में मारे गए, इद्रिस डेबी, फ्रंटलाइन पे जहाँ पे लड़ाई चल रही थी विद्रोहियों के साथ इनके देश में। तो क्योंकि चैड न्यूज़ में रहा तो हमें इसको थोड़ा कवर कर लेना चाहिए। चैड असल में एक नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सेले रीजन के पास पड़ती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लैंडलॉक्ड है, अगेन इंपॉर्टेंट। तो ये अब मैच यहाँ देख रहे हैं तो आपको बहुत सी लैंडलॉक कंट्रीज़ अफ्रीका में दिखाई देती है, तो उनको आप ज़रूर मार्क कर लें कौन कौन सी कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड है। माली है या चाड है या सूडान लैंडलॉक दिख रही है आपको, बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, ये इतना बड़ा सी कोस्ट है यहाँ। तो इस तरह की चीज़ें आप देखिए कौन कौन सी कंट्रीज लैंडलॉक्ड है और कहाँ पे कौन सा रीजन आता है। इस देश का नाम चैड पड़ा ही क्यों, तो इस देश का नाम चैड इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर चैड नामक लेक है जो बहुत प्रसिद्ध है, और इस देश का 1/3 हिस्सा सहारा डेजर्ट से कवर्ड है। तो अगर आप देखें जो रीजन ये आता है, सेहल रीजन, ये वाला रीजन है जो मॉरिशाना से शुरू होता है और इरिशिया तक जाता है, तो ये वो रीजन है जो कि सेमी एरिड रीजन है, यानी इस रीजन के बाद आपका डेजर्ट ख़त्म हो जाता है। ये ट्रांजिशन जोन है, मतलब इसके इधर तो भाई अल्जीरिया, लीबिया वगैरह में डेजर्ट है ही हैं। इसके नीचे का जो रीजन है, ठीक है, वहाँ आपको सवानास दिखती है, सवाना का रीजन आता है जहाँ आपको फिर कोंगो आ जाएगा, साउथ सुडान। तो ऐसा रीजन जो ट्रांजिशन जोन प्रोवाइड करता है, ऊपर के डेजर्टी एरियाज़ को, नीचे के सवाना रीजन को, उसे हम कहते हैं सेहल जोन। तो इसके कंट्रीज़ कौन कौन सी है जहाँ पर डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि रेगिस्तान, सारा का रेगिस्तान फैलता जा रहा है, तो वो जहाँ जहाँ फैलेगा वहाँ डिजर्टिफिकेशन करता चला जाएगा, उसको मरुस्थलीय भूमि बनाता चला जाएगा। यही कोशिश है इसको रोकने की, कई प्रोग्राम्स भी यहाँ लॉन्च किए गए हैं। चैड की खास बात ये, चैड ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन भी बन चुका है, और यहाँ पर एक $4 बिलियन की पाइपलाइन भी बन रही है, ताकि अटलांटिक कोस्ट में जो देश हैं या कुछ अलग इलाके हैं उन तक पाइपलाइन पहुंचाई जा सके। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में। ये असल में UN, WHO और ढेर सारी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर की, इन्होंने मिलके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो ये इनिशिएटिव क्या करता है, कोशिश करता है कि जो पेंडेमिक का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है युवा लोगों के ऊपर में, कि जो साइकोलॉजिकल या फिर जिस तरह की समस्या उनको आ रही है, उनको सॉल्व करने का एक तरीका है, जहाँ कोशिश रहेगी कि लोकली, मान लीजिए कोई कीनिया में रह रहा है, कोई नायरोबी में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है, तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ कोशिश की गई है कि दुनिया भर के जो यंग लोग हैं वो फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कोई अगर वो इनोवेटिव सॉल्यूशन बना पाएँ कि भाई कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो हो रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया। तो इसमें 2 मिलियन की फंडिंग इनिशियली दी जा रही है, और इसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं, और 6 जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। इसमें ये मेंबर्स की लिस्ट आ गई। हमारे लिए लिस्ट याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि भाई यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन भी इसका पार्ट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसा सोचें कि भाई क्रिश्चियन एसोसिएशन क्यों, भाई WHO क्यों उनके साथ काम करेगा, तो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। तो अगर बाई चांस कभी ऐसे ऑप्शन बने तो बस आपको पता रहे कि ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन भी काम करते हैं, वो रिलीजियस ही क्यों ना हो, राइट। तो गर्ल स्काउट मूवमेंट और रेड क्रॉस, ऐसी बॉडीज़ इनके साथ काम कर रही हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक न्यूज़ है ब्रिटकॉइन के बारे में। ब्रिटकॉइन डिजिटल करेंसी, जो ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो नया एक ब्रिटकॉइन बनाने की कोशिश करें, नहीं ब्रिटिश कॉइन। तो एक तरह का ये सेंट्रल बैंक
सेंट्रल बैंक की बैक्ड डिजिटल करेंसी होगी, यूके के बैंक द्वारा बैक की जाएगी ये करेंसी बिटकॉइन। अभी इस पर विचाराधीन है। तो कोशिश की गई कि भाई क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी आ रही हैं, बिटकॉइंस आ रही हैं, डोज कॉइन आ रहा है, तो इन सबको के विरोध में या उन सब से रोकने के लिए कि भाई वो जो बिटकॉइंस होते हैं नॉर्मली वो सारे ओपन सोर्स होते हैं, उन पर किसी का कब्जा नहीं होता, किसी बैंक के अंतर्गत नहीं आते। तो वो जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है, एसबीआई, चाहे आप आरबीआई की बात कर लें, चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात कर लें, इनसे उनको कोई परमिट प्राप्त नहीं है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज बैंक कुछ देशों ने लॉन्च करी थी, बताइए ज़रा, कुछ आपको याद है कोई ऐसी करेंसी जो किसी देश ने साउथ अमेरिका में लॉन्च की हो, क्रिप्टो करेंसी, या नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च की हो? कुछ ऐसी करेंसीज काफ़ी टाइम न्यूज़ में रही थी। तो ये एक कोशिश है इंग्लैंड की कि वो भी भाई अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा बैक की हुई एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करे, स्टर्लिंग की, ताकि क्रिप्टो करेंसीज में डील किया जा सके, और ताकि इसकी फिर ये क्रिप्टो करेंसी है और ये यूज़ करेगी क्रिप्टोग्राफी का, तो यानी इसको आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, राइट, इसमें आप स्मगलिंग नहीं कर सकते। तो ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, फॉरेन पेमेंट्स हैं, उसमें और ज़्यादा ईज़ मिलेगी लोगों को करने की, ये इनका उद्देश्य है। अभी ये लॉन्च हुई नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी है नहीं हमें। तो जब ये होगी तब इसके ऊपर में और बातें करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। रशिया की स्पेस एजेंसी ने बोला है कि भाई 2025 तक हम ISS से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रॉ कर लेंगे, हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद का एक ऑर्बिटल स्टेशन डाल देंगे स्पेस में, जिसमें हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स या कोस्मोनॉट जिन्हें वो कहते हैं वो जाएंगे। तो इसीलिए इस ISS को थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ISS कब लॉन्च हुआ, 1998 में। इसमें रशिया, USA, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी पार्टनरशिप में है। तो अभी तक का सबसे एम्बिशियस कोलैबोरेशन है ये। खास बात कि यहाँ पे इसरो इसमें पार्ट नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि इसरो इसका पार्ट नहीं है। इसके जो बेसिक जब कोलैबोरेशन हुआ था तब की बात कर रहा हूँ। तो जो ये ISS का जो मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, ये अर्थ के एक चक्कर को केवल 93 मिनट्स में पूरा कर लेता है और दिन भर में 15.5 चक्कर काट लेता है, ऑर्बिट्स कर लेता है। तो ये क्या करता क्या है? ये असल में ऑब्जर्वेशन के लिए है कि कोई स्पेस स्टेशन तक कोई शिप जाए तो वहाँ लैंड कर पाए, एस्ट्रोनॉट्स वहाँ रुक पाएँ और ऑब्जर्व कर पाएँ। तो रिसर्च लेबोरेटरी है और ये दुनिया का 9th स्पेस स्टेशन है जिसमें कि क्रू रह पा रहे हैं, मतलब लोग जाके वहाँ रह रहे हैं। ये पहला नहीं है, इससे पहले 8 और हो चुके हैं, क्योंकि रशिया जो पहले सोवियत यूनियन था वो, और US ने भी अपने स्काई लैब जैसे मिशंस पहले ही लॉन्च कर रखे थे। तो ये हो गई ISS की बात। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जहाँ उन्होंने कहा कि सेंटर को कि भाई हमारी हाई कोर्ट के कोलेजियम के जो रिकमेंडेशंस हैं, जिन जजेस के नाम उन्होंने लिए हैं, उनका नाम आप जल्दी से जल्दी क्लियर करो। लेकिन जो इन्होंने डायरेक्टिव दिया कि भाई इस टाइम फ्रेम के अंदर, इतने दिनों के अंदर इसको क्लियर करो, ये असल में जो सरकार, सेंटर और कोर्ट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था जुडिशरी के बीच में, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं, उसके विरोध में जाता है। तो कहानी क्या है? देखिए, कहानी ये है कि कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं उनको लेके हमेशा से विवाद रहा है। अभी इंडिया में कोलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसकी संविधान में कहीं जगह नहीं है। तो पहले जजेस, फर्स्ट केस हुआ, सेकंड जज केस हुआ, थर्ड जज केस हुआ अपॉइंटमेंट को लेके। उसके बाद लेजिस्लेचर्स ने NJC पास करा लिया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ताकि उसके थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जाए। लेकिन उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जुडिशरी ने, बोल के कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तब जब बाद में कुछ एक एग्रीमेंट बना दोनों के बीच में कि जब अपॉइंटमेंट होगा तो कॉलेजियम इस सिस्टम को फॉलो करेगा। उस सिस्टम के अंदर एक प्रोसीजर था, एक नियमावली थी। ये जो सरकार को बोला गया सेंटर को कि भाई इस टाइम फ्रेम के अंदर ही फैसला ला के दो हमें, या क्लियर करके दो नाम, तो ये उस गाइडलाइन के खिलाफ जाता है। तो पहले देखते हैं कि MOP जो मेमोरेंडम प्रोसीजर था हाईकोर्ट को लेके था क्या। हाईकोर्ट के जजेस को लेके सीधी सी बात थी कि पहले हाईकोर्ट का जो कोलिजियम होगा वो रिकमेंड करेंगे कुछ नाम। तो हाईकोर्ट के कोलिजियम में हेड कौन करेगा? जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का हाईकोर्ट का होगा वो उसको लीड करेगा। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस लीड कर रहा है, एक कोलिजियम है, उन्होंने कुछ नाम जजेस के भेजे कि भाई ये हमें जजेस के नाम चाहिए। फिर सेंटर को वो रिकमेंडेशन मिलेगी कि भाई हाईकोर्ट ने बोला है कि इन्हें ये जज चाहिए हाईकोर्ट के लिए। फिर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगी कि भाई क्या लग रहा है, ये जजेस अच्छे हैं या ख़राब है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और साथ ही साथ वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से मांगेंगी इनपुट्स कि आप बताइए क्या इनके ऊपर कोई केसेस या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट को फाइल मिलेगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट है, क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट है, वो सब लेके वो उसको भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास कि भाई देखिए ये बातें हैं, हमारा ये व्यू पॉइंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम उन नामों को क्लियर कर देती है कि हाँ हाई कोर्ट की कोलेजियम ने ये नाम भेजे थे हाई कोर्ट के जजेस के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन ये है, सेंटर की रिकमेंडेशन ये है, और ये IB की इनपुट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हाँ ठीक है, येस या नो। तो फिर येस या नो भेजने के बाद दोबारा वो भेजती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो फाइल कि भाई या तो हम लेंगे या नहीं लेंगे।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसी स्टेप में जब वो सेंटर को भेज रही है दोबारा आईबी के बाद, तब वो सुप्रीम कोर्ट पूछेगी सेंटर से कि भाई आपको क्या लग रहा है, रखना चाहिए इन लोगों को या रिजेक्ट कर देना चाहिए इनका नाम। तो अगर अगर वो कह रहे हैं हाँ रख लो या नहीं मत रखो, तो वो उनसे पूछेगी कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनकी बात माने, चाहे तो उनकी बात ना माने, राइट। फिर उसके बाद वो दोबारा उनको भेजेंगे, भाई हमने क्लियर कर दिया है, ये अपॉइंटमेंट है, और गवर्नमेंट को वो अपॉइंटमेंट मानने पड़ेंगे कि भाई ये अपॉइंटमेंट कॉलेजियम ने लिख के भेजी थी, आप तो पास करना ही पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर हो गया। इस प्रोसीजर में खास बात ये थी, कोई टाइम फ्रेम की बात नहीं की गई थी कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्लियरेंस देनी है, आईबी से क्लियरेंस आएगी या सेंटर क्लियरेंस देगा या स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी। तो अब जो कॉलेजियम पे डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई अब आपको हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर बताओ, तो ये जो पहले चीज़ें सेट थी उसके विरोध में जाता है। तो असल में उनकी जो जजेस की अपॉइंटमेंट काफ़ी स्लो हो रही है, तो इसको तेज़ करने की प्रक्रिया है ये। पर इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर हम कंसल्ट ना करें आईबी से या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके, कुछ समस्याएं जजेस को लेके हैं, तो वो सामने नहीं आएंगी, तो प्रॉब्लमेटिक आगे जाके जुडिशरी के लिए हो सकता है। तो ये कहानी है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को लेके, जिसको लेके आ रही है प्रॉब्लम। तो ये थे आज के आर्टिकल। देखते हैं कितने आपने इसको ढंग से सुना अभी तक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। बोआओ फोरम 2001 में 25 एशियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया था। रिस्पॉन्ड जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है, जो कि एकेडमिया को पार्टिसिपेट करने के कहता है स्पेस रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज़ में। ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव यूएन एजेंसीज और यूथ ऑर्गेनाइजेशन का साथ आने वाला एक मिशन है। और फिर बिटकॉइन डिजिटल करेंसी असल में ब्राज़ील की है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपने सारे सही किए होंगे, इनके आंसर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।